जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पर हम लोग पॉलिटी को देखते हुए आ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रपति देख रहे थे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े उसका कि भारत में पहले 52 पढ़े कि 52 में बताया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मात्र एक राष्ट्रपति होगा। फिर उससे उसके आगे हम लोग पढ़े, जैसे उससे उससे आगे 2-3 गो पढ़े, निर्वाचन के बारे में पढ़े। अभी हम पिछले क्लास में लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग रीति। लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग निर्वाचन। लास्ट टाइम में हम लोग क्या पढ़े थे कि निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति में हम लोग देख रहे थे कि गुप्तदान, गुप्त मतदान, निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और लास्ट टाइम हम लोग पहुँचे थे कि कुल मत, यहाँ तक वो संपूर्ण देश के एमपी का मूल्य, इतना हम लोग बात किए थे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख ले पिछले क्लास को, तो आगे देखने में, आज की क्लास देखने में मज़ा आएगा। अगर डायरेक्टली आज की क्लास देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अगर कहीं पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जीतने के लिए आवश्यक वोट कोटा, जीतने के लिए आवश्यक कोटा कितना होना चाहिए। जैसे कुल वैध मत कुल वैध मत बटा 2+1। कहने का मतलब है ना कि जीतने के लिए आवश्यक कोटा मतलब कि 50% +1 वोट मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है ना। वही आगे हम लोग बात करते हैं। वही आगे देखिए क्या लिखा गया है। एमएलए की मूल्य एमएलए मत का मूल्य प्लस एमपी का मूल्य, दोनों के जोड़ दिए। दोनों के देखिए, इतना प्लस में इतना हम जोड़ दिए। मान लिया कि इसका एमएलए कितना है और एमपी कितना है, जोड़ के +1 और बटन का क्या दिए, 2 भाग दिए, तो काट के कितना आया, इतना आया। तो यह लिखा गया है कि यह मिलने पर भारत का राष्ट्रपति बन जाएगी। जैसे एमपी, एमएलए और एमपी दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे के +1 कर देंगे तो जो आएगा इतना में क्या कर सकता है, जीत सकता है। अभी देखते हैं इस बार के राष्ट्रपति में मतलब द्रौपदी मुर्मू को 67,680 3 मतलब 64% मत प्राप्त किए थे। अभी बोला जा रहा है कि 50% +1 वोट अगर मिल जाएगा तो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इसको कितना मिला है, 64% मिला है, बहुत हाई मिला है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर डायरेक्टली बीच में से पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, और जो भी समझ में अगर नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलते आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की वोट की गणना, राष्ट्रपति निर्वाचन के वोट की गणना पहले चक्र में, जैसे राष्ट्रपति के वोट की गणना होता है तो राउंड होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। लिखा गया है कि पहले चक्र में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि उम्मीदवार जीत का वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरे वोट की गणना की जाती है। जैसे मैंने कि पहला राउंड हुआ और इसमें अगर कोई के 50% वन आ गया तो यहाँ से हो जाएगा, तो दूसरे राउंड में होगा, नहीं तो फिर तीसरे राउंड में होगा। और अगर दूसरे राउंड में जैसे 3 राउंड तक बात करते हैं कि 3 राउंड हुआ तो क्या लिखा गया है कि जब तक कोटा पूरा नहीं होती है तो राउंड चलते रहती है, जिसका सबसे कम होता है उसका वोट बांट दिया जाता है। तो 3 राउंड हुआ, मतलब एक राउंड मान लेते हैं कि ए को मिला 320, ए को मिला 300, ए को मिला 280, ए को मिला 140 मान लेते हैं। तो इसका आपको कम वोट है ना, तो ये तो इससे हार गया। अब अब इसको क्या किया जाए। और तब पर भी मान लीजिए कि इसको और इसको तो सबसे हाई वोट दिख रहा है, लेकिन तब पर भी 50% +1 नहीं है, तो क्या किया जाएगा कि जिसको सबसे कम वोट है ना, इसको 50-50 दोनों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। बांटने के बाद भी इसको ऊपर वाला के अगर 50% +1 नहीं आता है तो फिर अब इसको क्या कर दिया जाएगा, अब इसका फिर चुनाव, फिर राउंड हो, सेकंड राउंड में जितना वोट आएगा और मान लीजिए कि इसको कम आ गया तो फिर इसका वोट फिर क्या कर दिया जाएगा, इसको में ऐड कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाता है ना।
ऐसे आपको राउंड चलते रहता है। फिर समझेंगे, हमको लगता है आपको समझ में नहीं आया। जैसे जैसे यहाँ लिखा गया है कि जब तक कोटा पूरा नहीं होता है, मतलब 50% प्लस वन जब तक मात्रा नहीं आता है, तब तक राउंड क्या रहेगा, जारी रहेगा। जिसको सबसे कम आता है उस वोट को बांट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है, ए है, ये है, बी है, ए सी है। इसको आया 320 और इसको मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 290, 290 320, और इसको मान लेते हैं 180। जिसका वोट कम है ना, इसका वोट कम, और जिसको ज़्यादा आता है उसको जीत के बारे में बोलते हैं। लेकिन प- कितना आना चाहिए, 50% प्लस वन आना चाहिए। 50% प्लस वन नहीं है तब पर इसको जीत नहीं है। अब इसको क्या कर दिया जाएगा कि अब इसको कम है तो इसका वोट को दोनों में बांट दिया जाएगा। फिर ही 50% से कम नहीं है तो अब क्या करें, फिर सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड की बता रहे हैं इतना, फिर सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में फिर इसको, अगर इसको नहीं तपर भी हुआ, ऐसे दिख रहा है कि इसको ज़्यादा वोट है, ज़्यादा है तो जल्दी जीतने का चांस है, फिर भी 50% और नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ, तो जो कम वाला जो आएगा ना, फिर इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, है ना। ऐसे करके आपको यहाँ पर वोट की गणना की जाती है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे 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 भारत में अब तक सिर्फ एक बार द्वितीय चक्र की मत गणना हुई है, मतलब एक ही बार हुआ है। वो बीबी गिरी के समय, न तो एक ही बार में निर्णय निकल गया है 50% प्लस वन। बीबी गिरी के समय थोड़ा सा कम हो गया था, तो उस समय कर दिया गया था। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। पूछता है कि निर्विरोध, इनके पीछे, इनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा न हुए थे, कोई व्यक्ति, अकेले अकेले जीते थे, अकेले ही थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रयोग होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे जैसे मुख्य, जैसे हम लोग जैसे वोट देने जाते हैं, पंचायती राज पर लोकसभा के वोट देने जाते हैं। इसमें आपको 5 व्यक्ति है ना, तो 5 व्यक्ति में एक एक छठा भी यहाँ बनाया हुआ रहता है, छठा भी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। मान लेते हैं कि 5 में से 5 पसंद नहीं है, छठा में लिखा रहेगा का चीज, नोटा, है ना, नोटा लिखा रहता है। मतलब कि वैसी राष्ट्रपति में 5 खड़ा हो गया तो 5 खड़ा, तो 5 को जगह रहेगा, छठा जगह नहीं रहेगा, क्योंकि आपको 5 को यहाँ देना होता है। हम एकल सक्रिय में बताए थे कि 5 को आपको, 5 को मत देना होगा, है ना। नहीं कि आप ये कोट नोटा देंगे। सवाल पूछता है कि बोलता है कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति ने, बोलता है कि भारत देश कौन सा राष्ट्रपति से थे जो निर्विरोध खड़ा हुए थे 1977 में, 1977 में, तो वो थे संजीव नीलम, ठीक है। आगे बोलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई नोटा का प्रयोग नहीं होता है, नोटा का कोई प्रयोग नहीं होता है, आपको वोट देना ही है, किसी न किसी को चुनना ही। लेकिन कोई कम वैल्यू मिलता है, कोई ज़्यादा वैल्यू मिलता है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कैसे निर्वाचन होता है, अब देख लेंगे पिछले क्लास में। राष्ट्रपति, देखिए आगे लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद होने पर इसका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 फर्स्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल लिखा है 71 का 4 में। अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का सर्वाधिक बार पर्चा भरा गया था हरिराम चौधरी के बारे में। कितना बार पर्चा भरा गया था चुनाव के लिए, तो 5 बार। महिला ने राष्ट्रपति चर्चा महिला ने राष्ट्रपति पर चर्चा कितना हुआ था, 7 बार। कौन कौन होते, कौन कौन महिलाएं होते, देख लेते कौन कौन 7 बार। जैसे कृष्ण कुमार बनर्जी, कृष्ण कुमार बनर्जी, वही वही आगे वक्त ये लक्ष्मी से सहगाल सहगाल, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, मैंने 7 बार इनका किया गया, भरा गया। लेकिन सर्वाधिक बार बोलता है तो हरिराम चौधरी पर्चा भरा, चुनाव के लिए भरा गया पर्चा, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 60 में हम लोग आते हैं। 60 का कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ,
राष्ट्रपति हमेशा हमेशा शपथ लेते हैं 25 जुलाई को। तो क्या है बहादुर राष्ट्रपति का शपथ? राष्ट्रपति का शपथ भारत में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। साथ ही यह लोक कल्याण की शपथ भी लेता है। राष्ट्रपति में मतलब शपथ, शपथ में क्या क्या शपथ लेता है? देखिए लिखा गया है कि परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, साथ में लोक कल्याण की भी शपथ लेता है। आगे चलते हैं। आइए हम लोग अब देखिए 60 पिछले अभी यहाँ पे हमने 60 पढ़े, अब फिर आ गए 56 में। तो हम रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आगे पीछे चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल बोला कि पद ग्रहण करने की तारीख से कितना वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है? 5 वर्ष तक ला। लेकिन 5 वर्ष के बीच में भी कोई घटना हो सकती है। 5 वर्ष में क्या हो सकती है? जैसे बंदा का मृत्यु हो गया, या व्यक्ति त्याग पत्र दे दिया, या उस पर महाभियोग शब्द की प्रावधान कर दिया गया। 5 वर्ष से अधिक कार्य कर सकता है, जबकि दूसरा शपथ ग्रहण न करे। जब तक मैंने 5 वर्ष, हम बोले कि शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, उसको पहले भी समस्या का हटाया जा सकता है, हट सकता है। जैसे बेचारा की मृत्यु हो गया, 5 साल से कम में उसका खत्म हो जाएगा, या खुद त्याग पत्र दे दिया, या उस पर महाभियोग लगा दिया गया। लिखा गया है कि 5 वर्ष से अधिक भी कार्य कर सकता है, 5 वर्ष ज़्यादा भी कार्य कर सकता है। कब? जब तक दूसरा शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। हो सकता है कि यही व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाए, नहीं तो जब तक ला कोई और शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो रहेगा। ठीक ना? देखिए वही यहाँ पर लिखा गया है, वही लिखा गया है कि व्यक्ति 5 वर्ष से कम भी कर सकता है, 5 वर्ष से अधिक भी कर सकता है। कम में बताया कि त्यागपत्र, मृत्यु हो जाने पर महाभियोग, ठीक है। और अधिक कब होगा? जब तक दूसरा व्यक्ति आ ना जाए, है ना? और त्याग पत्र क्या है? त्याग पत्र लोकसभा सचिवालय या उपराष्ट्रपति ऑफिस में जाके दे सकता है। लोकसभा सचिवालय के या उपराष्ट्रपति के ऑफिस में जाके दे सकता है। मृत्यु होने के बाद क्या है? मृत्यु होने पर क्या है? मृत्यु होने पर देखते हैं। मृत्यु होने पर राष्ट्रपति को तो कार्यकाल के समय अगर मृत्यु हो जाता है तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उसका कार्यकाल कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश नहीं तो उसके कार्यवाहक के रूप में कौन करेगा? वरिष्ठ जज करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति के कार्यकाल बनेंगे तो शपथ लेना होगा, आवश्यक लेना होगा। ये आवश्यक है कि लेना है। जैसे ये प्रावधान उपराष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जब आए, कब से आया गया? तो 1969 के कानून बनाए गए थे, उस समय आया गया था, ठीक है। नोट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। आर्टिकल कितना में दिया गया है? 60 में दिया गया है। अधिक पीछे में पढ़े थे आर्टिकल 3 में शपथ ग्रहण में दिए गए थे, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण नहीं है। ये राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कहाँ है? 60 में। जैसे कि 60 में भी शपथ ग्रहण के बारे में यहाँ बात की है ना। वही आगे देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए पद पर रह सकता है। अगर 6 माह ज़्यादा रहना हो तो शपथ ग्रहण करवाना होगा, ठीक ना, उसको चुनाव करवाना होगा। जो व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति नहीं, वो बैठा पोस्ट पर दूसरे का बदला तो पूरा का पूरा उसको पावर हो जाएगा। आर्टिकल बोल रहे एग्जाम्पल 1969 में भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन डेथ कर गए। तो जाकिर हुसैन डेथ कर गए तो उनके लिए कुछ तो सीट तो खाली रहेगा नहीं, तो दूसरा कोई बैठेंगे तो कौन बैठेगा? तो उपराष्ट्रपति कौन बन गए? तो बीबी गिरी जो है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करते हैं, है ना। और बेचारा ये भी
अब ये भी त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र दे दिए तो कौन बनेगा? तो सीजीआई, सीजीआई कौन थे? एम हदायतुल्ला, ये करवाहक राष्ट्रपति में काम किए थे। तो देखिए यहीं पर जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुआ तो बीबी गिरी बनते हैं, और बीबी गिरी बनने ये भी त्याग पत्र दे देते हैं, तो कौन बनते हैं? हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला देते हैं। यही हम लोग के लिए देखा अभी तक मिला है हमारा संविधान में कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति बन गया, फिर उसके बाद ये मैंने सीजीआई तकला प्रयोग हो गया, उपराष्ट्रपति भी बन गया। अगला सीजीआई तकला प्रयोग होने वाला कब है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बिहार के कितने राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के कितने राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने हैं? चलिए बताएंगे। अब बताने के साथ दोनों का नाम लिखेंगे, फिर सवाल सुनेंगे कि आप, अब सवाल है कि बिहार के कितने राज्यपाल जो आगे चल के राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम लिखेंगे, और संख्या बताएंगे कितनी संख्या है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग आप पढ़ेंगे, लोग महाभियोग। अभी हम बोले ना कि राष्ट्रपति 3 चीज से अलग हो सकता है, जैसे मृत्यु हो जाने पर, महाभियोग होने पर, या खुद त्याग दिया, ये सब पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया कब है? आर्टिकल 61 में है। कितना है? आर्टिकल 61 में महाभियोग। ये महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से। कहाँ से लिया गया? यूएसए। आधार क्या है इसका? महाभियोग का आधार क्या है? तो संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग आपको लगाया सकता है। महाभियोग को हम देखेंगे 3 भागों में महाभियोग को बांटा है। एक आर्टिकल 56 का पहला, 60 और 361 का पहला। ये क्या है? 56 के फर्स्ट में महाभियोग शब्द का प्रावधान दिया गया है। महाभियोग शब्द का प्रावधान दिया गया है 56 का फर्स्ट में। वही 61 में बात करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है। वही 361 में बात करते हैं, 361 फर्स्ट में, कि महाभियोग लोकसभा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। मतलब जांच होती है, इसमें जांच होती है कि जो इस पर महाभियोग लाया गया है वो सही है या गलत है ना। आगे आते हैं। सदन बांटते हैं। तो प्रथम सदन में क्या कहता है? प्रथम सदन यहाँ से लेके यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। बोलता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। जिस सदन में शुरू की जाती है उसे प्रथम सदन कहते हैं। चलिए प्रथम सदन में आते हैं। क्या होते हैं कि शुरू करने के लिए सदन के कुल सदन के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। मतलब यहाँ पर 100 गो व्यक्ति हैं तो कितना लेकर आएंगे? 1/4, तो कितना हो जाएगा? तो काटिए तो 25 व्यक्ति आपको क्या करेंगे? प्रस्ताव लेकर आएंगे। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं एवं अपने विश्वास के व्यक्ति से अपना पक्ष रखवा सकता है, और रखवा सकता है, महान्यायवादी से नहीं। मैंने कहने का मतलब समझेंगे कि इसको 14 दिन पहले यहाँ पर दिया जाता है नोटिस। मैंने हटाना है इसको 14 दिन पहले उसको मिलेगा तो वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने विश्वास वाले व्यक्ति से अपना पक्ष रखवा सकता है। अभी यहाँ महान्यायवादी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? महान्यायवादी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए सदन, वहाँ इतना 1/4 तो ला दिया, लेकिन सदन 2/3 के कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। ये प्रस्ताव लेकर आएगा 1/4, लेकिन 2/3 से पारित किया जाता है। ये पहला सदन में बात की। दूसरा सदन में हम लोग आते हैं। दूसरी सदन में लेकर आते हैं। दूसरा सदन अपने 2/3 के कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है? प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। कब? जब प्रस्ताव
हम पहला बात किए पहला सदन में कि 1/4, दूसरा में बोले कि 2/3 जैसे उस पर पारित हो जाता है, पारित प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। जिस सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के जांच की जाती है उसे जांच सदन कहा जाता है। जैसे जांच होगा कितना 361 का फर्स्ट में जांच होगा, है ना, 361 का फर्स्ट में जांच होगा, उसमें जांच सदन कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं जांच सदन के बाद। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन भाग ले सकते हैं? पहला, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। निर्वाचित क्या है, मनोनीत क्या है, हम बताएंगे या बता चुके होंगे आपको। अगला, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत। और एक बोला गया कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, मैंने कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है? जैसे राज्य विधानसभा के एमएलए, राज्य विधानसभा के एमएलए भाग नहीं लेते हैं। यूटी केंद्र शासित भाग नहीं लेते हैं। नोट, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है, लेकिन प्रावधान दिया गया है कि हम इस चीज करके हटा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ये दो व्यक्ति है जो भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ नोट में लिखा गया है कि अभी तक राष्ट्रपति में कोई महाभियोग लाया नहीं गया है। आगे आते हैं, लेकिन प्रावधान दिया गया है कि आने वाले समय में हो भी सकता है। बोल रहा है आगे कि यदि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा तो उसके द्वारा कार्य अवधि में किए गए सारे कार्य वैध रहेंगे, अवैध नहीं। जैसे जब हटाया जा रहा है ना उस समय के बाद होगा तो अवैध हो सकता है, लेकिन जब तक वो हटाया नहीं गया था, पर नहीं महाभियोग लाया गया था, तो उसमें जितना काम किया वो उसको वैध रहेगा, नहीं कि उसको हट जाने के बाद से समाप्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आइए आर्टिकल 57 देखते हैं, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। मतलब महाभियोग द्वारा आप हटा दिए, देखिए सीरियल से पढ़ लिया हम लोग ना, शपथ दिलवा दिए, अब निर्वाचन पर राष्ट्रपति महाभियोग करवा दिए, अब राष्ट्रपति को हटाने के बात कर दिए, तो राष्ट्रपति पर पुनः निर्वाचन करने की भी तो बात करेंगे। हटा दिए राष्ट्रपति, मान लीजिए कि हटा दिए, तो हटा दिए तो पूरा निर्वाचन होना भी तो चाहिए। वो चीज़ के बारे में देखिए, ये चलते हम लोग कैसे आपको दिमाग में डालना है वो हम समझ रहे हैं, तो सीरियल से नहीं, हम लोग को जो जो जरूरी है पहले उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। तो लिखल है 57 में क्या लिखल है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचन कर सकती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बन सकता है ना, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये प्रावधान नहीं दिया गया कि 2 बार 3 बार, लेकिन वही यूएसए में बात करेंगे, यूएसए में कि 2 बार वहाँ से प्रावधान दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 57 के बाद 58 हो चुका है, पीछे देख लीजिएगा, 58 हो चुका है। 59 देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें के बारे में बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे त्याग पत्र देना होगा। जैसे राष्ट्रपति बन रहे हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा नहीं कि एक पोस्ट पे पहले से आप हैं और दूसरा पोस्ट पे बन गए, ये बन जाएगा जैसे यहाँ पर लेंगे ना तो इसको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। नहीं तो यहाँ भी शपथ ग्रहण कर लिए अब यहाँ भी अब रहेंगे, ऐसा एक व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। जैसे आप कोई भी जॉब में भी देख लेते हैं कि एक ही काम कर सकते, 2 काम नहीं कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा बोलता है वह लाभ के पद पर ना हो, शर्त बोल रहा है, क्या क्या शर्त है राष्ट्रपति बनने के लिए। अभी बोल दिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको त्याग पत्र देना होगा। दूसरा वह लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात क्या कहता है कि राष्ट्रपति को बिना किराए का मकान, आवास राष्ट्र भवन मिलता है, वो नहीं कि अपना घर में रहेगा, नहीं, राष्ट्र भवन दिया जाता है। आगे कि राष्ट्रपति की उपलब्धि है, वेतन नहीं बुलाया जाता है, उपलब्धि है।
यह वेतन का निर्धारण संविधान में नहीं है, लेकिन वेतन का निर्धारण संसद करता है। यानी वेतन, हालांकि राष्ट्रपति का जो पैसा मिलता है सैलरी, उसको वेतन नहीं कहा जाता, लेकिन आमतौर पर हम लोग वेतन कह देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपलब्धियाँ। लेकिन यह लिखा है कि यह वेतन का निर्धारण मतलब उपलब्धि का निर्धारण संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन वेतन मतलब उपलब्धि का निर्धारण संसद करता है। राष्ट्रपति को कितना पेमेंट देना चाहिए न देना चाहिए कौन करता है? संसद करता है। उसको वेतन नहीं हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उपलब्धियाँ बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, नहीं दिक्कत तो आगे आते हैं। आगे देखते हैं। वर्तमान वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया उपलब्धियां के रूप में प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की उपलब्धियों में उसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है, मतलब जीएसटी वगैरह नहीं काट सकते, नहीं कि किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाता। हाँ, उसके अकाउंट में डालने के बाद कट जाए अलग बात है, लेकिन अकाउंट में डालने के तकला नहीं कटेगा। लिखल है नोट में, राष्ट्रपति के प्राप्त उपलब्धि में किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाई जाती है। किसी प्रकार के टैक्स, हाँ उसके आपके अकाउंट में आने के बाद टैक्स लगेगा अलग बात है, लेकिन टैक्स की जैसे जैसे कोई चीज़ को अब हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो हम डालें 10,000 रुपया, तो वहाँ थोड़ा सा कम जाता है, कम जाता है, 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कट के जाता है, वो कट के चल गया। लेकिन राष्ट्रपति में कि जैसे 5 लाख, तो आपके अकाउंट में 5 लाख के मैसेज आएगा, बाद में कटेगा तो वो आपका अकाउंट से कट रहा है, न कि सरकार आपको डालते समय काट रहा है। नहीं, वो आपका अकाउंट, जैसे जैसे आप राष्ट्रपति हैं, तो आपके अकाउंट में 5 लाख आ रहा है, तो आप हो सकता है कि आप अलग कोई बीमा भी चला रहे हैं, आप कुछ और लोन भी रखे हैं, मतलब कुछ भी और काम कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो वो जो वो काटेगा, ना कि आपके अकाउंट में सरकार जो डाल रहा है 5 लाख, वो आपको 5 लाख अकाउंट में जाते तक का नहीं कटेगा। अकाउंट में जाने के बाद आपका कुछ अलग से जो चार्ज वगैरह कटता है वो कटेगा, लेकिन आपका टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख में से। आपके अकाउंट में जाने के बाद आप क्या करते हैं वो मायने रखता है, लेकिन आपके अकाउंट में जाने तकला 5 लाख पूरा का पूरा हो जाएगा। कोई टैक्स आपको यहाँ नहीं लगने वाला है। चलिए, आर्टिकल 62 आते हैं। आर्टिकल 62 क्या बोलता है? आर्टिकल 62, यदि राष्ट्रपति का पद किसी परिस्थिति में रिक्त हो जाता है तो नया नया 5 वर्ष के लिए भी चुना जाएगा। नए राष्ट्रपति कितने वर्ष के चुने जाएंगे? 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ फिर समझेंगे 62 में क्या है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी परिस्थिति में रिक्त हो जाता है तो नया 5 वर्ष के लिए भी चुना जा सकता है, जाता है, ठीक है। चुना जाता है। लेकिन अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति शक्तियाँ अलग अलग हम लोग बात करते हैं। जैसे क्षमा दान की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, विधायिक शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, और कूटनीतिक शक्ति, और राज शक्ति, ये सब अलग अलग बहुत सी शक्ति इसके पास है। हम लोग अगले शक्ति को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक क्लास में समझ में आ गया होगा। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पिछले क्लास से शुरू किए थे, 52 से लेके 62 तक ला हम लोग आ गए। 52 से 62 तक आ गए। अब 52 से 62 तक नाम का है, लेकिन आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति के बारे से देखेंगे क्या है, क्षमादान की शक्ति क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, ये सब शक्ति के बारे में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताएंगे। और जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।